इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास की विचित्र और अनसुनी घटनाएं जानेंगे। नंबर 1, इस घटना को अमेरिका के इतिहास की सबसे बुरी घटना माना जाता है। बात है 1955 की। एमेट टील नाम का एक लड़का जो कि शिकागो का रहने वाला था, वो एक बार मिसिसिपी जाता है। टील की उम्र 14 साल थी। एक दिन ये लड़का मिसिसिपी के एक किराना स्टोर में जाता है। उस स्टोर के काउंटर पर एक गोरी महिला खड़ी थी। टील ने उस महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस गोरी महिला को लगा कि टील उसे छेड़ रहा है। इसी वजह से वो टील पर चिल्लाने लगी और उसने हंगामा मचा दिया। उस महिला की आवाज को सुनकर स्टोर के सभी लोग इकट्ठे हो गए। बाद में यह पता चला कि टील हकलाता है, इसी वजह से वो अपनी बात को उस गोरी महिला को समझा नहीं पा रहा था। खैर, आसपास के लोगों ने इस मामले को शांत करवा दिया। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ी जब उस गोरी महिला ने यह बात अपने पति और भाई को बता दी, और उस महिला के पति और भाई ने टील से बदला लेने की सोची। सबसे पहले उन लोगों ने टील का पता निकाला और एक दिन रात को करीब 3 बजे वो दोनों टील के घर में घुसे और टील का अपहरण कर लिया। उसके बाद उन दोनों ने टील को एक ट्रक के पीछे बांधा और एक खेत में ले गए। वहां पर उन दोनों ने मिलकर टील को काफी पीटा और बाद में उसे गोली मार दी। अब हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उन लोगों का मन नहीं भरा। उस खेत में एक कपास की मशीन थी जिसके ऊपर 70 पाउंड का एक पंखा लगा था। उन दोनों ने उस पंखे को निकाला और उसी के साथ टील को बांधकर एक पास की नदी में फेंक दिया। टील की मृत्यु हो चुकी थी और उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। इधर टील की फैमिली को कुछ भी नहीं पता था कि उसके बेटे के साथ आगे हुआ क्या है। इस घटना के करीब 3 दिन बाद पुलिस को टील का शव मिला। ये शव काफी बुरी हालत में था। उसकी पहचान उसके हाथ में लगी एक अंगूठी की वजह से हुई। टील की मां ने अपने बेटे की अंगूठी को पहचान लिया। उसकी मां न्याय चाहती थी। बाद में टील की मां ने कहा कि मेरे बेटे को एक खुली कब्र में दफनाया जाए। उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि दुनिया देखे कि उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया। टील के शव को देखने बहुत लोग आए और जिसने भी उसे देखा वो गुस्से में भर गया। बाद में उस महिला के पति और भाई को पकड़ लिया गया और अदालत लाया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1955 वो समय था जब अमेरिका में नस्ल भेदभाव होता था। यानी कि उस समय काले गोरे का भेदभाव बहुत ज्यादा किया जाता था। गोरे लोगों को लगता था कि काले लोग हमारे बराबर नहीं हैं। जब टील के हत्यारों को अदालत में लाया गया तो सबूतों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे 7 अफ्रीकी अमेरिकी लोग थे जिन्होंने टील का अपहरण होते हुए देखा था और उन्होंने अदालत में गवाही भी दी थी। इनके अलावा 3 गवाह ऐसे थे जिन्होंने अपने खेतों में एक लड़के को रात में रोते हुए सुना था। हद से ज्यादा सबूत और बहुत सारे गवाहों के होने के बावजूद भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर जजों ने यह फैसला कर लिया कि उस महिला का पति और भाई बेगुनाह है। दरअसल अदालत के वो जज सभी गोरे थे और उनके अंदर नस्लवाद भड़क रहा था। टील के हत्यारे आजाद हो गए और बाद में टील को कभी न्याय नहीं मिला। नंबर 2, इस आदमी का नाम था यूजेन विडमैन। इसका जन्म 5 फरवरी 1908 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। विडमैन एक सीरियल किलर था जिसने जुलाई 1937 से लेकर नवंबर 1937 के बीच कई सारे लोगों की हत्याएं की। इसीलिए बाद में दिसंबर 1937 को विडमैन को पकड़ लिया गया। विडमैन का ये केस फ्रांस के वेसल्स की एक अदालत में चला और अदालत ने विडमैन को मौत की सजा सुनाई। दिन था 17 जून 1939 का। सुबह के 4 बज रहे थे। फ्रांस के ब्रसेल्स में सेंट पियरे नाम की जेल के बाहर काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद जेल के अंदर से कुछ लोग बाहर आए और उन लोगों ने जेल के बाहर एक गिलोटिन लगाया। गिलोटिन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब जेल का प्रशासन ये चाहता था कि यह काम जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि यदि यहाँ पर मीडिया वाले पहुंच गए और उन्होंने यदि तस्वीरें ले ली तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी। उसके थोड़ी देर बाद यूजेन विडमैन को जेल से बाहर लाया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए जेल के बाहर अब मीडिया वाले पहुंच चुके थे।
उन लोगों ने कैमरे लगा दिए और फोटोज लेना शुरू कर दिए। इधर जेल के प्रशासन ने विडमैन को गिलोटिन के नीचे बांध दिया और थोड़ी देर बाद गिलोटिन के ऊपर लगी ब्लेड को नीचे गिरा दिया। वहां पर बहुत लोग खड़े थे। विडमैन को सजा देने से पहले वो लोग काफी खुश थे। उन लोगों को लग रहा था कि एक अपराधी को उसके अपराधों की सजा दी जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि जब विडमैन को यह सजा दी गई तो वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा नजारा देखा। वहां पर मीडिया वाले भी खड़े थे। उन लोगों ने विडमैन की सारी तस्वीरें ली। जब विडमैन को सजा दे दी गई तो बाद में जेल के प्रशासन ने गिलोटिन और विडमैन की बॉडी को जेल के अंदर ले गए। वहां पर काफी खून बिखर चुका था। अब हैरानी की बात तो यह है कि वहां खड़े लोग अपने कपड़े निकालकर विडमैन के खून को अपने कपड़ों पर लगाने लगे। दरअसल वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो दूसरे लोगों को ये बता सके कि हम विडमैन की सजा के गवाह बने थे। दूसरे दिन विडमैन की ये तस्वीरें वहां के अखबारों में छपी। अब लोग ये बात तो जानते थे कि विडमैन एक बहुत बड़ा अपराधी था और उसे यही सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह लोगों के सामने उसे सजा देना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाद में इस बात पर बहुत बहस हुई और इतना हंगामा हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति अल्बर्ट लेब्रन ने इस तरह की सार्वजनिक सजाओं पर रोक लगा दी। वैसे तो बाद में भी फ्रांस में कई लोगों को यह सजा दी गई, लेकिन इस तरह लोगों के बीच में नहीं दी गई। फ्रांस में आखिरी बार ऐसी सजा हामिदा दंजदोबी नाम के एक आदमी को मिली 1977 में। उसके बाद फ्रांस में ऐसी सजा किसी को नहीं दी गई। नंबर 3, इस लड़की का नाम था हेलन नाइबोटो। ये कनाडा के प्रोविंस टेरियो में रहती थी। हेलन एक नर्स थी और ये 24 साल की थी। 18 मई 2022 की बात है। हेलन एक दिन स्विमिंग पूल में नहाने गई। दरअसल हेलन को फेसबुक पर लाइव करने का काफ़ी शौक था। जब वो स्विमिंग पूल में नहाने गई तो उसने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। उसने अपने फ़ोन को स्विमिंग पूल के बाहर रख दिया। हेलन अपने फैंस के साथ चैट भी कर रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हेलन को तैरना नहीं आता था। वो स्विमिंग पूल में उस जगह पर नहा रही थी जहाँ पर पानी कम होता है। हेलन कहीं देर तक नहाती रही और अपने फैंस के साथ चैट करने के चक्कर में वो स्विमिंग पूल के गहरे पानी की तरफ चली गई। अब जैसा कि उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो पानी में डूबने लगी। हेलन चिल्ला रही थी, लेकिन वहां पर आसपास कोई नहीं था। इधर हेलन के फैंस उसको लाइव देख रहे थे। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम करते हुए हेलन की स्विमिंग पूल में डूबने से मृत्यु हो गई। हेलन के कई फैंस को इस बात का पता भी चला था कि हेलन डूब रही है, लेकिन वो सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। नंबर 4, इस आदमी का नाम था डिमोटी। ये नॉर्थ कैरोलिना में रहता था। 18 मई 2023 की बात है। डिमोटी अपने साथी वर्कर्स के साथ एक बिल्डिंग में काम कर रहा था, लेकिन तभी उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। आग इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में उसने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। वहां पर तुरंत ही फायर फाइटर को बुलाया गया और आग को बुझाना शुरू किया। उस बिल्डिंग में करीब 120 लोग काम कर रहे थे। वैसे तो सबको बचा लिया गया, लेकिन डिमोटी और उसका एक दोस्त बिल्डिंग के 6 फ्लोर पर थे और वो एक ऐसी जगह पर फंस गए थे जहां से इनको बचाया नहीं जा सकता था। जब डिमोटी को इस बात का पता चला कि बचाव दल का कोई भी सदस्य उन्हें बचाने नहीं आ रहा है, तो डिमोटी ने सबसे पहले अपनी फैमिली को फ़ोन किया और उनको बचाने के लिए कहा। वैसे थोड़ी ही देर में डिमोटी की फैमिली उस बिल्डिंग के पास आ गई, लेकिन आग बहुत तेज थी, इसीलिए उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। उसके बाद डिमोटी ने फेसबुक पर लाइव करना शुरू कर दिया। बिल्डिंग के बाहर खड़े सभी लोग डिमोटी को फेसबुक पर लाइव देख रहे थे। डिमोटी और उसका दोस्त धुएं की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। अब हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि डिमोटी और उसके दोस्त को उस बिल्डिंग से बचाया नहीं जा सका। डिमोटी अपना फेसबुक पर लाइव वीडियो चला रहे थे और तभी उन दोनों दोस्तों की मृत्यु हो गई। मैं आपको इसका पूरा वीडियो यहाँ पर दिखा नहीं सकता, लेकिन ऐसे वीडियो को देखकर डिमोटी के फैमिली के ऊपर क्या बीती होगी ये तो हम सोच भी नहीं सकते। नंबर 5, जनवरी 2015 की बात है। अमेरिका के एक टाउन ओमा में बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी।
तभी बैंक के पार्किंग एरिया से एक कार बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही उस कार ने 90 डिग्री का टर्न लिया, लेकिन वहां पर बर्फ थी, इसलिए वो गाड़ी बर्फ में फंस गई। उसके बाद उस गाड़ी में से 2 लोग निकले। उन लोगों ने जल्दी से बर्फ को हटाया और अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। लेकिन उस गाड़ी में बैठे उन 2 लोगों में से एक आदमी ने अपना आधा खाया हुआ बर्गर वहीं सड़क पर फेंक दिया। उसी सड़क पर एक टीचर था जो वॉक कर रहा था। उसने देखा कि इन दोनों लोगों के पास बंदूकें थी और वो जल्दी से बर्फ को हटाकर वहां से भाग रहे थे। टीचर ने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। बाद में ये पता चला कि वो दोनों लोग बैंक को लूटकर भाग रहे थे। पुलिस ने उस गाड़ी का बहुत पीछा किया, लेकिन वो दोनों लोग वहां से भाग गए। बाद में पुलिस को सड़क पर पड़ा वो आधा बर्गर मिला। पुलिस वो बर्गर अपने साथ ले गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1980 से ही अमेरिका में डीएनए एविडेंस के बेस पर आरोपियों को सजा दी जाती है। पुलिस को जो आधा बर्गर मिला था उससे पुलिस ने डीएनए प्राप्त कर लिया और बाद में पुलिस को यह भी पता चला कि जो 2 लोग बैंक लूटकर भाग रहे थे उन लोगों ने पहले भी कहीं डकैतियां की थी। पुलिस उन दोनों को खोज रही थी, लेकिन पुलिस के पास उन लोगों का कोई फोटो नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो दोनों लोग पकड़े नहीं जा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने जितने भी आरोपी पकड़े जाते थे उनका डीएनए सैंपल लेना शुरू किया और बर्गर के अंदर जो डीएनए मिला था उसे मैच करना शुरू किया। वैसे पुलिस का ये आइडिया काम आया और करीब 1 महीने बाद बर्गर के अंदर मिले उस डीएनए से एक आरोपी का डीएनए मैच कर गया। उस आदमी का नाम था डोमिनिक जॉनसन। दरअसल जॉनसन को किसी छोटे से क्राइम के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब इसका डीएनए उस बर्गर के डीएनए से मिला तो पुलिस ने डोमिनिक से पूछताछ की और बाद में पुलिस को पता चला कि डोमिनिक के साथ उसका एक सौतेला भाई था जिसका नाम था नैथन बेंसन। पुलिस ने नैथन को भी पकड़ लिया और बाद में इन दोनों को अदालत में पेश किया गया। उसके बाद अदालत ने डोमिनिक को 72 साल की जेल की सजा सुनाई और नैथन को 14 साल की। वैसे जेल में रहते हुए डोमिनिक को इस बात का पछतावा जरूर होगा कि काश वो बर्गर को आधा खाकर नहीं फेंकता। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।